नमस्कार। इंग्लिश लिटरेचर जब आप लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो दो पैम्फलेट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक तो पीबी शेली ने लिखी है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, जिसकी वजह से उसको यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। बहुत अच्छी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। और दूसरा पैम्फलेट है एरियोपेजिटिका, जो कि मिल्टन ने लिखी है। ये एक एक्ट पारित हुआ था 1643 में, 1643 में इंग्लैंड में, जिसमें मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट उसमें किया गया कि कोई भी बुक पब्लिश नहीं की जा सकती, पहले उसको अप्रूव कराना होगा गवर्नमेंट से। यानी गवर्नमेंट की एक कमेटी बनाई जानी थी और उस कमेटी के द्वारा जितनी भी बुक्स पब्लिश होनी थी उनको पहले अप्रूव होना था। यानी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक अटैक था गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि हमेशा होता है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी उनके खिलाफ बोले, तो इसके लिए ज़रूरी था कि हर बुक पब्लिश होने से पहले गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए आए। तो इस एक्ट के खिलाफ जॉन मिल्टन ने ये पैम्फलेट लिखी थी एरियोपेजिटिका, जिसका एक पार्ट आप लोगों में से कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है, मेरे यहाँ तो नहीं है, शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। तो किसी बच्चे ने मुझे वो पार्ट भेजा है, लेकिन जो भेजा है वो तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये बुक मेरे पास है एरियोपेजिटिका, तो उसमें से मैं उतना पार्ट आपको करा देती हूँ। बैकग्राउंड तो आपको पता चल ही गई कि ये जो है उस एक्ट के खिलाफ है, जो लाइसेंसिंग एक्ट था इंग्लैंड में, मिल्टन के ज़माने में पारित हुआ था पार्लियामेंट में, और जिसमें कि हर बुक को पब्लिकेशन से पहले अप्रूव कराना ज़रूरी था। तो देखिए, उसके खिलाफ है मिल्टन। जो यहाँ पर तर्क दे रहा है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में दे रहा है कि ये बहुत गलत है। हालांकि सारी गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूरी है और उसके लिए ये लाइसेंसिंग का प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आई डिनाई नॉट, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बट लेकिन दैट के इट इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादा, कंसर्नमेंट होता है चिंता, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है इन द चर्च, चर्च में एंड कॉमनवेल्थ, और राज्य में, स्टेट में, सरकार में, टू हैव अ विजिलेंट आई, मीन्स एक विजिलेंट माने नज़र रखना, देखभाल करना, तो एक ऐसी नज़र रखना, अलर्ट नज़र रखना। हाउ बुक्स डिमीन, कि कैसे किताबें, डिमीन माने नीचे गिराना, नीचे गिराती हैं, themselves, अपने आप को, एज वेल एज मैन, साथ ही मनुष्यों को। यानी कुछ ऐसा साहित्य लिखा जाता है, आप अपने आसपास भी देखते हैं, कुछ बुक्स इतनी ख़राब क्वालिटी की होती हैं, इतनी गंदा उसका कंटेंट होता है कि वो बच्चों के हाथों नहीं लगनी चाहिए, लोगों के हाथों नहीं लगनी चाहिए, बहुत ख़राब होती हैं। तो वो कहता है कि हाँ, ये चिंता का विषय है चर्च के लिए भी और कॉमनवेल्थ के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कि किताबें कैसे अपने आप को गिराती हैं, साहित्य कैसे अपने आप को गिराता है, साथ में मनुष्यों को भी गिराता है अगर मनुष्य उन किताबों को पढ़ेंगे। एंड देयरफॉर, और इसीलिए टू कन्फाइन माने कैद करना, इम्प्रिजन, जेल में डालना, एंड डू शार्पेस्ट जस्टिस, और तीखा न्याय करना, ऑन देम, उनके ऊपर, एज मेलीफैक्टर्स, कि वो मेलीफैक्टर्स हैं, यानी लोगों को बिगाड़ने वाले हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो इसके लिए उनको कंडेम किया जाना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए टू कन्फाइन मतलब उनको लिमिट करना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए, और इम्प्रिजन मतलब उसको, उनको कैद करना चाहिए, मतलब कि उनको पब्लिश होने से रोका जाना चाहिए, और शार्पेस्ट जस्टिस उनके साथ किया जाना चाहिए, मतलब कि उनको सजा भी दी जानी चाहिए कि वो मेलीफैक्टर्स हैं, यानी इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो मिल्टन के कहने का तात्पर्य यह है कि बुरे साहित्य को रोका जाना चाहिए। ये बात तो सही है, ये चिंता का जो विषय है। चर्च, जो रिलीजियस लोग हैं वो इस बात को कहते हैं, सरकार इस बात को कहती है कि बुरा साहित्य है, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये बात मिल्टन भी इससे एग्री करता है कि हाँ, उसको रोका जाना चाहिए। फॉर, क्योंकि बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, किताबें एब्सोल्युटली माने पूरे तरीके से डेड थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ें नहीं हैं। किताबें
सिर्फ निर्जीव चीजें नहीं हैं, बल्कि डू कंटेन, वो रखती हैं अ पोटेंसी, पोटेंसी होती है ताकत, ऑफ लाइफ, जीवन की, इन दैम, अपने अंदर। तो वैसे तो ये इनएनिमेट है, आपके सामने ये दिख रही है किताब, लेकिन ये जो कह रही है आपके ऊपर उसका असर पड़ रहा है ना, तो उसमें एक ताकत है, उसमें पोटेंसी है, उसमें कैपेबिलिटी है ऑफ लाइफ, जीवन की, इन दैम, उनमें, टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल, कि वो उतनी ही एक्टिव होती हैं किताबें, उतनी ही मतलब सक्रिय होती हैं एज दैट सोल, जितनी कि वो आत्मा होती है, वॉज हुज प्रोजेनी दे आर, प्रोजेनी होती है औलाद, है ना, बच्चे, पैदाइश, दे आर, वो हैं, यानी किताबें हैं, किताबें जिस बंदे ने लिखी है जो किताब, तो वो उसकी औलाद की तरह, हम औलाद को पैदा करते हैं वैसे ही किताबों को लिखते हैं, तो वो हमारी पैदाइश है। तो जो एक किताब है वो उसी तरीके से एक्टिव होती है, उसी तरीके से काम करती है जितना कि वो आदमी करेगा जिसने वो किताब लिखी है, जिसकी कि वो पैदाइश है, जिसकी कि वो रचना है। हुज प्रोजनी दे आर, यानी जिसकी वो रचनाएं हैं। ने, नहीं, दे डू प्रिजर्व एज इन अ वाइल, तो वो मिल्टन कह रहा है कि इससे भी कहीं ज़्यादा हैं किताबें। अब जैसे मिल्टन अपने ज़माने में बहुत एक्टिव रहा था, उसने बहुत कुछ किया था, लेकिन वो तो मर गया। अब उसकी ये किताब आप आज भी पढ़ रहे हैं, एरियोपेजिटिका, उसने कब लिखी थी, है ना, 17th सेंचुरी में, और आज हम 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ, तो वो अभी भी जिंदा है किताब के फॉर्म में। तो इसी बात को मिल्टन कह रहा है, ने, नहीं, दे डू प्रिजर्व, वो सुरक्षित रखते हैं एज इन अ वायल, जैसे कि एक वायल में, एक शीशी में रखा जाता है, द प्योरेस्ट एफिकेसी, प्योरेस्ट माने सबसे ज्यादा पवित्र, एफिकेसी होती हैं जो कीमती चीज़ें होती हैं, जो ताकतवर चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टर्स जब मेरे साथ पढ़ा था तो उसमें जीसस क्राइस्ट के खून की एक बूंद एक वायल में सुरक्षित रखी हुई थी, कि काश एक खून की वो बूंद मिल जाए जिससे कि आदमी के सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये वो प्योरेस्ट एफिकेसी है, यानी जीसस क्राइस्ट की जो खून की एक बूंद है। तो ऐसे ही जो इसेंस आते हैं वो छोटी छोटी शीशियों में आते हैं, तो वो प्योरेस्ट एफिकेसी एंड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन वही होता है जो इसेंस निकाल लेते हैं, जो अर्क निकाल लेते हैं, ऑफ दैट लिविंग इंटेलेक्ट, उस लिविंग जीवित इंटेलेक्ट, बौद्धिकता के, दैट ब्रेड देम, जिसने उनको पाला पोसा। तो ये जो किताबें हैं वो एक्सट्रैक्ट हैं, वो अर्क हैं जिनको खींच कर निकाला गया है उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के दिमाग से, उस व्यक्ति की इंटेलेक्ट से जब वो जिंदा था। दैट ब्रेड देम, जिसने उनको पैदा किया या जिसने उनको लिखा, किताबों के लिए आया है। आई नो, मैं जानता हूं, दे आर एज लाइवली, कि वो उतनी ही सजीव हैं किताबें। वैसे तो इनएनिमेट हैं, आपके सामने ये रखी हुई है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, लेकिन वास्तव में वो उतनी ही सजीव हैं। एंड एज विगरसली प्रोडक्टिव, और इतनी विगरसली माने उतनी ताकतवर रूप से प्रोडक्टिव हैं, यानी वो प्रोडक्टिव का मतलब चीज़ें पैदा करने वाली हैं, विचार पैदा करने। हम जब पढ़ते हैं कोई किताब तो हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं ना, तो इतनी ही प्रोडक्टिव हैं, वो उत्पादक हैं। एज दोज फेबुलस ड्रैगन्स टीथ, जितना कि वो फेबुलस माने माइथोलॉजी में जो थे, पौराणिक कथाओं में ड्रैगन्स टीथ थे, ड्रैगन के दांत थे। ड्रैगन एक बहुत बड़ा सा सांप होता है जो आग पीता है, आग ही उगलता है। तो ये एक माइथोलॉजी है कि जब ट्रॉय को बनाया जा रहा था तो उसको बनाने में एक ड्रैगन को मारा गया और उसके दांतों को वहाँ पर बोया गया, और जो दांतों को बोया गया तो उन दांतों की जो फसल उगी उसमें आदमी आए, सशस्त्र सैनिक, और उस फसल से पैदा हुए उन दांतों से। तो ये जो किताबें हैं वो उस पौराणिक ड्रैगन्स टीथ की तरह हैं जो माइथोलॉजी में बताया गया है, एक ड्रैगन के दांत। तो ये जो किताबें हैं वो विचारों को पैदा करती हैं। इनको जब बोया गया है, अब जैसे बो के चला गया मिल्टन, है ना, और हम सभी उसके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो उसके विचार हमको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये उसी ड्रैगन के टीथ की तरह हैं, उसी सांप के दांतों की तरह हैं जिनसे कि सशस्त्र सैनिक पैदा हुए थे। फेबुलस
के कई अर्थ होते हैं, जैसे फेबल में जो बताया गया है, जो कहानी है उसमें बताया गया है, फेबुलस माने चमत्कारिक होता है, मिरेक्युलस होता है, फेमस होता है। तो उसी चमत्कारिक ड्रैगन के दांतों की तरह हैं ये किताबें, उतनी ही प्रोडक्टिव हैं जैसे उसके दांतों से वो सशस्त्र सैनिक पैदा हुए थे, वैसी ही किताबें प्रोडक्टिव हैं, उत्पादक हैं। एंड और बीइंग सोन अप, जब उनको बोया जाता है, अप एंड डाउन मतलब उनको जब बोया जाता है और उनको उगाया जाता है, मे चांस, तो संयोग ऐसा हो सकता है कि टू स्प्रिंग अप, उनसे निकल कर आ सकते हैं, उनसे पैदा हो सकते हैं आर्म्ड मैन, सशस्त्र लोग, जैसे कि ड्रैगन के टीथ से हुए थे, ड्रैगन के दांतों से, वैसे ही ये किताबें भी उन ड्रैगन के टीथ की तरह ही हैं जिनको पढ़ने के बाद लोग आर्म्स धारण कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि कुछ किताबें पढ़ने के बाद लोग रिवॉल्यूशन पर उतर आते हैं, मतलब क्रांति कर देते हैं, लड़ने लगते हैं। तो इन किताबों में भी वो क्षमता है कि उनको पढ़कर लोग आर्म्स लेकर निकल पड़ते हैं, हथियार लेकर निकल पड़ते हैं, लड़ने निकल पड़ते हैं। एंड येट, और फिर भी ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, अनलेस, यदि न, वेरीनेस माने अलर्टनेस, सावधानी, बी यूज्ड, प्रयोग की जाए, कि अगर सावधानी ना रखी जाए, एज गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन एज किल अ गुड बुक, तो ये वैसा ही होगा कि जैसे आपने एक आदमी को मार दिया अगर आपने एक अच्छी किताब को मार दिया, है ना। एक अच्छी किताब को मारना एक आदमी को मारने के बराबर है। तो एक तरफ तो उसने खतरे भी बता दिए कि भाई जो बुरा साहित्य है उसके ये खतरे हैं कि लोग ड्रैगन के टीथ की तरह उसको पढ़ने के बाद लड़ने निकल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा भड़काने वाला साहित्य मिलता है मार्केट में, लोग पढ़ते हैं और लड़ने निकल पड़ते हैं। और कई तरीके का ऐसा साहित्य है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह होता है। तो एक तरफ तो वो नुकसान भी बता दिया मिल्टन ने, दूसरी तरफ वो ये भी बता रहा है कि एक किताब को मारना एक इंसान को मारने के बराबर है। तो ये दूसरे तरीके से भी खतरनाक है, क्योंकि कुछ किताबें बहुत अच्छी होती हैं जिनको उस वक्त खराब माना जाता है लेकिन बाद में उनकी बहुत तारीफ होती है। आपने गैलीलियो के बारे में पढ़ा होगा। गैलीलियो ने जब कहा कि ये धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूमता, तो बेचारे को जेल में डाल दिया गया था, उसकी बातों को नकार दिया गया था। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ किताबें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनको मार देना उस इंसान को मार देने के बराबर है। तो एज गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन एज किल अ गुड बुक, तो एक अच्छी किताब को मारना एक अच्छे इंसान को मारने के बराबर है। हु किल्स अ मैन, जो आदमी एक मनुष्य को मारता है, किल्स अ रीजनेबल क्रीचर, तो वो एक तार्किक प्राणी को मारता है। मनुष्य एक रीजनेबल क्रीचर है, उसके में अच्छा बुरा जानने की, सोचने की ताकत है, ये जानवरों में ताकत नहीं होती। तो वो एक रीजनेबल प्राणी को मारता है। गॉड्स इमेज, जो कि ईश्वर की तस्वीर है। आपने को पता ही है कि भगवान ने मनुष्य को जब बनाया तो अपनी इमेज में बनाया। सारी दुनिया उसने, सारी कायनात बना दी, फिर उसने देखा यार सारी चीज़ें बना दी लेकिन इनमें से कुछ भी मेरे जैसा नहीं है, ना कोई जानवर मेरे जैसा है, ना कोई पक्षी, ना कोई तितली, कुछ भी तो मेरे जैसा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अब मैं अपनी इमेज बनाऊंगा, अपनी जैसा एक प्राणी बनाऊंगा। तब भगवान ने इंसान को बनाया। तो गॉड्स इमेज को मारता है। जो व्यक्ति एक इंसान को मारता है वो ईश्वर की एक तस्वीर को मारता है, क्योंकि हर इंसान ईश्वर की तस्वीर है। बट ही हु डेस्ट्रॉयज अ गुड बुक, लेकिन वो जो एक अच्छी किताब को नष्ट करता है, डेस्ट्रॉयज माने विनाश करता है एक अच्छी किताब को। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो दूसरे राज्यों पर, दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं तो उनकी लाइब्रेरीज को आग लगा देते हैं। हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी और भी कई लाइब्रेरीज को आग लगा दी गई थी, तो उसमें बहुत सारी अच्छी किताबें जल गई थी, नष्ट हो गई थी। तो लेकिन वो आदमी जो एक अच्छी किताब को नष्ट करता है, किल्स रीजन इटसेल्फ, वो तो खुद तर्क को ही मार डालता है। यानी एक इंसान को मार के तो आदमी को मारते हैं तो सिर्फ इंसान को मारते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी किताब को मारते हैं तो वो उससे भी बड़ी हत्या है, क्योंकि वहां तो आप रीजन को ही मार रहे हैं, तर्क को ही मार रहे हैं, बुद्धि को मार रहे हैं, विवेक को मार रहे हैं। किल्स द इमेज ऑफ गॉड
आप अब जो मार रहे हैं, एक किताब को ख़त्म करके, नष्ट करके जो मार रहे हैं, वो इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर की इमेज को मार रहे हैं, एज इट वर इन द आई, जैसी कि वो उसकी आंखों में थी। यानी ईश्वर ने जब बनाया इस दुनिया को या मनुष्य को जब बनाया, तो पहले उसके दिमाग में तस्वीर थी, उसकी आंखों में एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर के आधार पर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो जब आप मनुष्य को मार रहे हैं तो ईश्वर की बनाई हुई तस्वीर को मार रहे हैं, लेकिन जब आप किताब को मार रहे हैं एक को, तो आप उस तस्वीर को मार रहे हैं जो ईश्वर की खुद की आंखों में थी। तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ओरिजिनल थी। मैनी अ मैन, बहुत से लोग, लिव्स अ बर्डन टू द अर्थ, ऐसे हैं जो इस धरती पर बोझ हैं। एक श्लोक है संस्कृत का, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न यशो न बलम ते मर्त्यलोके भवे भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तो इस श्लोक में कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, दान नहीं है, ये सारी क्वालिटीज नहीं है, तो वो आदमी धरती पर बोझ है और जानवर के रूप में, मनुष्य के रूप में एक जानवर है जो इस धरती पर चल रहा है। तो ये जो सेंटेंस है उसका भी वही अर्थ है। मैनी अ मैन, बहुत से मनुष्य हैं, लिव्स, जो रहते हैं, अ बर्डन, एक बोझ के रूप में, टू द अर्थ, धरती पर। बट, लेकिन, अ गुड बुक, एक अच्छी किताब, इज द प्रेशियस लाइफ ब्लड, वो एक कीमती लाइफ ब्लड है, यानी जीवन का खून है, यानी जीवन का एसेंस है, अर्क है जीवन का। एक अच्छी किताब इतनी कीमती है कि वो लाइफ की तरह कीमती है। ऑफ अ मास्टर स्पिरिट, एक मास्टर मीन्स उच्च कोटि की, स्पिरिट आत्मा की। तो अच्छी किताब अच्छी आत्माओं से निकलती हैं। ये लॉन्जिनस का अगर ऑन द सबलाइम जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ वो कहता है कि अच्छी बातें केवल अच्छी आत्माओं से ही निकलती हैं, जो नीच गिरी हुई आत्माएं हैं उनसे, उनके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकल सकती। तो ये मिल्टन भी यही कह रहा है कि जो एक अच्छी किताब है वो एक मास्टर स्पिरिट का लाइफ ब्लड है, यानी उसके जीवन से निकला हुआ खून है, आत्मा से निकला हुआ खून है एक अच्छी किताब। एम्बाम्ड, एम्बाम्ड लेप लगाया हुआ, जो मिस्र की मम्मियाँ थीं उनको एम्बाम किया जाता था, यानी उन पर एक लेप लगाया जाता था सुरक्षित रखने के लिए उनको, जिससे वो नष्ट ना हो। तो जो एक अच्छी किताब है वो भी उसी तरीके से है, एम्बाम्ड, जिस पर लेप लगाया गया है। एंड ट्रेजर्ड अप, ट्रेजर खजाना होता है, ट्रेजर्ड अप यानी उसे खजाने के रूप में संजोया गया है। ऑन पर्पस यानी उद्देश्य से, टू अ लाइफ, एक जीवन के लिए, बियॉन्ड लाइफ, लाइफ से आगे जीवन के लिए। यानी जब एक आदमी मर गया, उसका लाइफ खत्म हो गया, तो उसके डेड बॉडी को मिस्र में मम्मी बनाकर, लेप लगाकर अगले जीवन के लिए सुरक्षित रखा जाता था। वहाँ के जो पिरामिड हैं उनके अंदर ऐसी बहुत सारी मम्मीज रखी हुई हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है। तो इसी तरीके से जो किताब है वो भी एक लाइफ ब्लड है उस मास्टर स्पिरिट का, उस उच्च कोटि की आत्मा का, जिसको के लेप लगाकर खजाने के रूप में सुरक्षित रखा गया है। ऑन पर्पस यानी उद्देश्य से, टू अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ, यानी जीवन के आगे जो जीवन है उसके लिए, यानी जो लिखने वाला है वो तो मर गया, उसके बाद जो आने वाला जीवन है उसके लिए वो किताब सुरक्षित रखी हुई है। टिज ट्रू, ये बात तो सच है, नो एज कैन रेस्टोर अ लाइफ, कि कोई भी युग एक जीवन को रिस्टोर नहीं कर सकता, यानी जो मर गया उसको वापस नहीं ला सकता। वेयर ऑफ परहैप्स देयर इज नो ग्रेट लॉस, वेयर ऑफ जिससे कि परहैप्स शायद, देयर इज नो ग्रेट लॉस, कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। यानी एक मनुष्य अगर मर गया, उसका शरीर मर गया, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। एंड रिवॉल्यूशंस ऑफ एजेस डू नॉट ऑफ्ट रिकवर द लॉस ऑफ अ रिजेक्टेड ट्रुथ, फॉर द वॉन्ट ऑफ विच होल नेशंस फेयर द वर्स। लेकिन जो रिवॉल्यूशंस हैं, क्रांतियां हैं, ऑफ एजेस, युगों की, डू नॉट ऑफ्ट रिकवर, ऑफ्ट माने अक्सर, रिकवर माने पुनः प्राप्त करना, तो फिर से प्राप्त नहीं कर पाती, चाहे कितनी भी क्रांतियां हो जाएं आने वाले युगों में, वो फिर से प्राप्त नहीं कर पाती द लॉस, उस नुकसान को, उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती, ऑफ अ रिजेक्टेड ट्रुथ, जो कि एक सच्चाई जो कि नकार दी गई,
है ना। एक नकारी गई सच्चाई से जो नुकसान होता है उसको आने वाले युगों की क्रांतियां भी स्थापित नहीं कर सकती। आपने अगर नंबी नारायण के बारे में सुना हो, हालांकि मूवी भी बन गई अब तो, रॉकेटरी, उन्होंने जो कहा था अगर उस पर अमल हो जाता, जो कहा था उन्होंने वो सच था, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन उनकी उस सच्चाई को, उनकी बातों को नकार दिया गया और भारत रॉकेटरी में 25 साल पीछे चला गया। तो कोई भी आने वाला युग उनकी उस सच्चाई की भरपाई नहीं कर सकता। ऐसे ही गैलीलियो के साथ जो हुआ, हालांकि बाद में मान लिया गया कि गैलीलियो सही था जो कुछ भी कह रहा था, लेकिन उस वक्त तो उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया गया था। बेचारे को बहुत कष्ट भोगने पड़े अपनी सच्चाई की वजह से। तो ये बात मिल्टन कह रहा है कि रिवॉल्यूशंस ऑफ एजेस, युगों की क्रांतियां डू नॉट ऑफ्ट रिकवर, अक्सर वापस नहीं स्थापित कर पाती, वापस नहीं ला पाती द लॉस, उस नुकसान को, ऑफ अ रिजेक्टेड ट्रुथ, जो कि एक नकारी गई सच्चाई को, एक रिफ्यूज की गई सच्चाई को की वजह से जो नुकसान होता है। फॉर द वॉन्ट ऑफ विच, वॉन्ट माने होता है कमी, फॉर द वॉन्ट ऑफ विच, जिसकी कमी की वजह से एक सच्चाई नकार दी गई, जिसकी कमी की वजह से होल नेशन, पूरा का पूरा देश, फेयर द वर्स, फेयर माने काम करता है, द वर्स मीन्स खराब तरीके से, यानी उसका नुकसान हो गया होता है, वो खराब तरीके से काम करता है। जैसे कि हमारे देश ने झेला नंबी नारायण को की बात को नकार के, हमारा देश रॉकेटरी के क्षेत्र में बहुत पीछे चला गया, तो हमारे पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा ना। एक बंदे के साथ हमने अन्याय किया और हमारे पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा। तो ये बात मिल्टन कहना चाहता है कि एक सच्चाई जो नकार दी गई उसका खामियाजा पूरा देश भुगतता है। होल नेशंस फेयर द वर्स, यानी वो बुरा परफॉर्म करते हैं, पूरा देश खामियाजा भुगतता है। वी शुड बी वेरी, हमें, वेरी माने होता है सावधान, अलर्ट, हमें सावधान होना चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए, व्हाट परसिक्यूशन, परसिक्यूशन होता है पनिशमेंट, टॉर्चर, परेशान करना, कि हम कितना टॉर्चर कर रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं। वी रेज मतलब हम कर रहे हैं, अगेंस्ट द लिविंग लेबर्स, अगेंस्ट माने खिलाफ, द लिविंग माने जीवित, लेबर माने हार्ड वर्क ऑफ पब्लिक मैन, आम आदमी का, कि हम आम आदमी पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना उसकी मेहनत को टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। हाउ वी स्पिल दैट सीजन्ड लाइफ ऑफ मैन प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड अप इन बुक्स, हाउ कैसे, वी स्पिल हम छितरा रहे हैं, हम फैला रहे हैं, दैट सीजन्ड लाइफ उस सुरक्षित रखे गए जीवन को, ऑफ मैन मनुष्य के, प्रिजर्व्ड जो कि सुरक्षित रखा गया है, एंड स्टोर्ड अप और जिसको कि संग्रहित किया गया है, इन बुक्स किताबों के तौर पर। तो हम जब किताबों को अगर नष्ट कर रहे हैं या उनको पब्लिश होने से रोक रहे हैं, तो हमको इस बात को लेकर सावधान होना चाहिए कि हम इंसानियत के खिलाफ कितना जुर्म कर रहे हैं। परसिक्यूशन जुल्म होता है, टॉर्चर होता है, अत्याचार होता है। सिंस वी सी अ काइंड ऑफ होमिसाइड मे बी दस कमिटेड, सिंस क्योंकि, वी सी हम देखते हैं, अ काइंड ऑफ एक प्रकार की, होमिसाइड माने जीव हत्या, मानव हत्या, इंसान की हत्या, मे बी दस कमिटेड इस प्रकार की जा सकती है, समटाइम्स कभी कभी, अ मार्टिरडम, मार्टिर जो शहीद होते हैं उनको मार्टिर बोलते हैं। तो एक तरीके से हम कुछ अच्छे लोगों को शहीद कर देते हैं अगर हम उनकी किताबों को नष्ट कर देते हैं या फिर पब्लिश होने से रोक देते हैं। एंड इफ इट एक्सटेंड टू द होल इम्प्रेशन अ काइंड ऑफ मास्कर, एंड इफ और अगर, इट एक्सटेंड ये विस्तार लेता है, यानी हम बहुत सारी किताबें रोकते हैं या एक अच्छी किताब को बहुत सारे लोगों तक जाने से रोकते हैं। इट एक्सटेंड टू द होल इम्प्रेशन, अगर ये एक्सटेंड माने फैलना, होल माने पूरा, इम्प्रेशन माने प्रभाव, तो इसका जो पूरा प्रभाव है, मतलब एक किताब जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ज़्यादा लोगों तक उसका प्रभाव होगा। तो अगर हम उस पूरे प्रभाव को रोकते हैं, पूरे इतने सारे लोगों तक उस किताब को जाने से रोकते हैं, तो अ काइंड ऑफ मास्कर, मास माने होती है भीड़,
मास्कर होता है एक भीड़ को मारना, नरसंहार करना, बहुत सारे लोगों को मारना मास्कर कहलाता है ना। एक बंदे को मारना मर्डर हुआ और बहुत सारे बंदों को मारना मास्कर कहलाता है, नरसंहार कहलाता है। तो अगर आप एक किताब को बहुत सारे लोगों तक जाने से रोक रहे हैं तो ये मास्कर हुआ, नरसंहार हुआ। वेयर ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड्स नॉट इन द स्लेइंग ऑफ एन एलिमेंटल लाइफ। वेयर ऑफ जिसका के, द एग्जीक्यूशन मारा जाना, यानी अगर एक किताब को आप जाने से रोक रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास, तो जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूट माने मारना, हत्या करना, तो ये जो हत्या है वेयर ऑफ जिसकी के, द एग्जीक्यूशन हत्या, एंड्स नॉट खत्म नहीं होती, इन द स्लेइंग मारकर, ऑफ द एलिमेंटल लाइफ। एलिमेंटल लाइफ हुआ ये जो हमारा शरीर है, आप जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं इसमें बहुत मोटा दिख रहा है, हालांकि इतना मोटा नहीं है। तो ये जो मान लीजिए मेरी ये फिंगर है, ये एलिमेंटल लाइफ है। ये किससे बनी है? वही मिट्टी से बनी है। तो ये मर जाएगी, मेरे मरने के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो जो एलिमेंटल लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है हमारे मरने के साथ, यानी बॉडी ख़त्म हो जाती है। तो ये, लेकिन एक किताब का मारा जाना, एंड्स नॉट ख़त्म नहीं होता, इन द स्लेइंग ऑफ द एलिमेंटल लाइफ। ये जो एलिमेंटल लाइफ है, एलिमेंट्स का बना हुआ, तत्वों का बना हुआ, हवा है, पानी है, आग है और मिट्टी है, ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब जो रह जाता है वो गॉड पार्टिकल है, यानी हमारी जो आत्मा है, सोल है, वो अलग है। तो एक आदमी को जब हम मारते हैं तो हम सिर्फ एलिमेंटल लाइफ को मारते हैं, यानी उस मिट्टी को, हवा, पानी, मिट्टी और आग, इनसे मिलकर बना है, तो केवल उन एलिमेंटल लाइफ को हम मारते हैं। बट स्ट्राइक्स दैट इथेरियल, लेकिन जब किताब को मारा जाता है तो क्या होता है? स्ट्राइक्स माने आक्रमण होता है, एट दैट इथेरियल, उस इथेरियल होता है डिवाइन एलिमेंट, है ना, जिसको गॉड पार्टिकल नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, हिग्स बोसोन उसको बोला गया है। अब मिल्टन के टाइम तक तो ये नाम नहीं था हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल, लेकिन इथेरियल के नाम से जाना तो जाता था आत्मा को, गॉड पार्टिकल को। तो अगर आप एक किताब को मार रहे हैं तो आप स्ट्राइक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वार कर रहे हैं एट द इथेरियल, उस डिवाइन सोल पर, एंड द 5th एसेंस, और जो 5वां एसेंस है, 5वां एलिमेंट है, यानी कि जो आत्मा है। एक किताब को मारकर आप आत्मा को मार रहे हैं। द ब्रेथ ऑफ रीजन इटसेल्फ, जो कि ब्रेथ है, जो सांस है, ऑफ रीजन, विवेक की, इटसेल्फ, खुद। तो जो मनुष्य है उसके अंदर क्या खासियत है? देखिए, खाता पीता वो जानवरों की तरह है, सोता वो जानवरों की तरह है, बच्चे पैदा वो जानवरों की तरह करता है, लेकिन सिर्फ एक रीजन ही तो है, एक तर्क ही तो है, एक बुद्धि और विवेक ही तो है, एक माइंड ही तो है, एक लॉजिक ही तो है जो हमें जानवरों से अलग करता है। तो अगर आप एक किताब को मार रहे हैं तो आप वो इथेरियल एलिमेंट, 5th एसेंस को मार रहे हैं जो जानवरों के अंदर नहीं होता। तो द ब्रेथ ऑफ रीजन इटसेल्फ, जो कि ब्रेथ है, जो इसेंस है ऑफ रीजन, तर्क का, विवेक का, इटसेल्फ, खुद। स्लेज एन इमोर्टलिटी रेदर देन अ लाइफ, तो किताब को मारने वाला वो हत्या करता है, स्लेज माने हत्या करता है, एन इमोर्टलिटी, एक अमरता का, रेदर देन बजाय अ लाइफ, एक जीवन की। तो अगर आपने एक आदमी को मारा तो सिर्फ आदमी को मारा, उसकी बॉडी को मारा, उस मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अगर आपने एक किताब को मारा तो आपने इमोर्टलिटी को मारा, अमरता को मारा। अब जैसे मिल्टन की ये किताब है, अमर है, कब लिखा मिल्टन ने, आप आज पढ़ रहे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन्स पढ़ेंगी, बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे, तो ये इमोर्टलिटी है किताबों के रूप में। तो किताब को मारना, अमरता को मारना है। बट लेकिन, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, आई शुड बी कंडेम्नेड, कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जाए, ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइसेंस, कि मैं, इंट्रोड्यूसिंग माने मैं आगे ला रहा हूँ, लाइसेंस। लाइसेंस के 2 मीनिंग हैं। एक तो लाइसेंस जो आपको अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे पब्लिकेशन के लिए लाइसेंस लेना होता था, ये जो पैम्फलेट लिखी है मिल्टन ने उसके खिलाफ ही लिखी है, लाइसेंसिंग के खिलाफ लिखी है। किसी भी बंदूक को चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो और दूसरा लाइसेंस माने होती है आज़ादी। आज़ादी वो भी एक आज़ादी है, आपने लाइसेंस लिया तो आपको आज़ादी मिल गई चलाने की। लेकिन कुछ लोग लाइसेंस का मतलब लगा लेते हैं कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी मिल गई, मतलब उच्छृंखलता होती है, मनमानी करने की आज़ादी मिल गई। तो लाइसेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको मनमानी करने की अनुमति मिल गई है।
तो बट लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, आई शुड बी कंडेम्नेड, मुझ पर आरोप लगाया जाए ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइसेंस, कि मैंने मनमानी को इंट्रोड्यूस किया है, मनमानी को आगे बढ़ाया है, वाइल जबकि आई अपोज, मैं विरोध कर रहा हूं लाइसेंसिंग, यहाँ लाइसेंस लेने को। तो गवर्नमेंट ने, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने पारित किया था कि लाइसेंस आपको लेना होगा किताबों को पब्लिश करने से पहले। तो लाइसेंसिंग का विरोध करते वक्त मैं मनमानी कर रहा हूं, ऐसा मुझ पर आरोप न लगाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर आरोप लगाया जाए। आई रिफ्यूज नॉट द पेन्स टू बी सो मच हिस्टोरिकल एज विल सर्व टू शो वॉट हैथ बीन डन बाय एंशिएंट एंड फेमस कॉमनवेल्थ अगेंस्ट दिस डिसऑर्डर। सेंटेंस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टफ भी है, तो चलिए हम तोड़ तोड़ के, जैसे हमारी आदत है वैसे ही पढ़ते हैं, तभी हो पाएगा। एक बार में पूरा सेंटेंस पढ़ना और फिर उसका मीनिंग बताना और आपकी समझ में आना, ये सारी ही चीज़ें मुश्किल हैं। हालांकि आप लोगों में से कई के मैसेज आते हैं कि एक बार में पूरा सेंटेंस पढ़िए फिर उसका मीनिंग हमें बताइए, तो बेटा पॉसिबल नहीं होगा। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। अब मैं फिर से उसी तरीके से बताती हूँ कि बट लेस्ट आई शुड बी कंडेम्नेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइसेंस, बट लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, आई शुड बी कंडेम्नेड, मुझ पर आरोप लगाया जाए, ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइसेंस यानी मनमानी को बढ़ावा देने का, वाइल आई अपोज लाइसेंसिंग, जबकि मैं विरोध कर रहा हूँ लाइसेंस लेने का, यानी किताबें पब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेने का जो कानून आया है उसका विरोध कर रहा हूँ। आई रिफ्यूज़ नॉट, मैं इनकार नहीं कर रहा, द पेन्स, कष्ट उठाने से, टू बी सो मच हिस्टोरिकल, कि मैं ऐतिहासिक रूप से बताऊं, टू बी सो मच हिस्टोरिकल यानी इतना ज़्यादा इतिहास में जाऊं कि ये चीज़ें आईं कहाँ से, ये जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है या जो सरकार ऐसा कर रही है, ये इतिहास में कहाँ से आया, मैं इसको देखना चाहूँगा। हालांकि आगे का आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो सिर्फ यही पैराग्राफ है, तो आगे उसने क्या बताया वो आप अभी नहीं जान पाएंगे, वो तो आगे चल के वो बताएगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इतना ही जान लीजिए जो वो कह रहा है कि मैं उसकी ऐतिहासिकता को निर्धारित करूँगा, इतिहास में क्या है वो ज़रा हम देखते हैं। तो टू बी सो मच हिस्टोरिकल एज विल सर्व, जो कि काम आएगा, टू शो, दिखाने के, वॉट हैथ बीन डन, कि क्या किया गया है, बाय एंशिएंट, प्राचीन, एंड फेमस, और प्रसिद्ध, कॉमनवेल्थ, सरकारों के द्वारा, अगेंस्ट, खिलाफ, दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर का मतलब तो वैसे अफरा तफरी होता है, कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन यहाँ डिसऑर्डर का मतलब हुआ ये जो गलत आदेश आया है, गलत ऑर्डर आया, गलत कानून आया है, इसके खिलाफ क्या किया गया है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिसऑर्डर मतलब कि जो ख़राब साहित्य छपता है, बुरी किताबें छपती हैं, उनके खिलाफ क्या किया गया है, ये दोनों ही अर्थ आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पुराने ज़माने से क्या किया गया है, पहले सरकारों ने क्या किया है, ये मैं हिस्टोरिकल तौर पर, इतिहास के तौर पर यहाँ पे आगे बताऊँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। Till the very time that this project of licensing crept up, और शुरुआत से लेकर यानी एंशियंट टाइम से लेकर अब तक के, till यानी उस समय तक के, the very time उस समय यानी उस वक्त जब के, that this project, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कानून है, ऑफ लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस लेने का, अनुमति लेने का, किसी किताब को छपवाने की, क्रेप्ट अप, क्रीप माने रैंक कर आना है, क्रेप्ट आउट माने निकल कर आया, ऑफ द इंक्विजिशन। ये जो इंक्विजिशन है ये एक धार्मिक संस्था है जो कि ये डिसाइड करती है कि कोई हेरेसी तो नहीं कर रहा, कोई ईश्वर के खिलाफ तो नहीं बोल रहा, या कोई किताब जो छप रही है वो धर्म के खिलाफ तो नहीं है। तो ये जो इंक्विजिशन है ये एक धार्मिक संस्था थी जो कि इसीलिए बनाई गई थी कि भाई कोई हेरेसी ना हो, कोई ईश्वर के खिलाफ ना बोले, ब्लास्फेमस किताबें ना छपें, कोई लिखे नहीं इस तरीके का। तो ये जो निकल कर आया है कानून, ये वहीं इंक्विजिशन से निकल कर आया है, वॉज कैच्ड अप, और इसको पकड़ लिया गया। हालांकि अब जो मॉडर्न इंग्लिश में कैच्ड अप नहीं लिखा जाता, कॉट लिखा जाता, कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉट CAUGST होती है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में पहले ये कैच की सेकंड थर्ड फॉर्म कैच्ड होती थी, कैच में ED लगता था, अब नहीं लगता।
तो वॉज कैच्ड अप, या उसको पकड़ लिया गया, यानी वहाँ से ये आइडिया निकला और उसको पकड़ लिया गया, उसको अपना लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया बाय आर प्रिलेट्स, हमारे प्रिलेट्स यानी कि हमारे कानून बनाने वाले लोगों के द्वारा, यानी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, हमारे सांसदों के द्वारा, हमारे कानूनविदों के द्वारा। एंड हैथ कॉट, और उसने जकड़ लिया है, यानी उसने प्रभावित किया है सम ऑफ आर प्रेसबिटर्स। प्रेसबिटर जो शब्द है वो पहले प्रीस्ट के अर्थ में यूज़ होता था, यानी पुजारी लोगों के अर्थ में यूज़ हो जाता था, लेकिन यहाँ पर मिल्टन ने जो यूज़ किया है वो एल्डर्स के सेंस में। तो जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे माननीय लोग हैं, जो हमारे सांसद लोग हैं, उन लोगों ने ये आइडिया वहाँ से ले लिया है, यानी जो धार्मिक संस्था थी इंक्विजिशन, वहाँ से ये आइडिया लिया गया है कि कैसे उन किताबों को पब्लिश होने से रोका जाए जो सरकार को लगता है कि उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। और ये तो आप महसूस करते ही होंगे कि बहुत सारी किताबें हैं जिनको कि बैन कर दिया जाता है। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि एक सलमान रश्दी की किताबें कई जगह बैन होती हैं, और एक वो है क्या नाम है, अरे वो लज्जा लिखी है किसने, हाँ तस्लीमा नसरीन ने, एक तो नाम स्लिप हो जाते हैं दिमाग से, तस्लीमा नसरीन की लज्जा है, वो कई जगह बैंड है। और जो जॉर्ज ऑरवेल का आपने मेरे साथ पढ़ा है एनिमल फार्म, वो नॉवेला है छोटा सा, तो वो रूस में नहीं पढ़ा जाता क्योंकि वो रूस के ऊपर कटाक्ष किया गया ना उसमें, तो वो रूस में उस पर बैन है। तो ऐसे ही किताबों के ऊपर बैन होता है। तो ये इंक्विजिशन का काम था और वहीं इंक्विजिशन से ये आइडिया लिया गया है, ऐसा जॉन मिल्टन का मानना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ तो है मिल्टन का, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझने लायक इसको बनाने की। वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।